नमस्कार दोस्तों। स्कॉलर सेंटर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हमने एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 1 पढ़ लिया है और ये जान लिया है कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान का काम क्या है, साथ ही साथ भारत का संविधान कैसे बना। इन विषयों को जानने के बाद हमने ये भी जाना था कि जो संविधान है वो सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके जो बीच पारस्परिक अंतर संबंध है, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के बीच का जो अंतर संबंध हैं, उनको बताता ही बताता है। साथ ही साथ उनके साथ सरकार की जो शक्ति है उस पर भी अंकुश लगाता है और एक बेहतर प्रजातांत्रिक व्यवस्था की कल्पना करता है। साथ ही साथ हमको कुछ मौलिक अधिकार देता है जिससे सरकार की शक्तियों पर अंकुश लग सके। इन 50 वर्षों में अधिकारों के स्वरूप तो परिवर्तित हुआ है, फिर भी हम इस अध्याय में निम्न बातों को जानेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है और उन अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। इन 4 बिंदुओं को हम इस अध्याय में जानेंगे, जिसको हम 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम 2 कहानियों को सुनते हैं और उन कहानियों पर विचार करते हैं। पहली कहानी कहानी नहीं, एक घटना है कि 1982 में जब एशियाई खेल इस देश में चल रहे थे, तो उसकी व्यवस्था करने के लिए कुछ ठेकेदारों को जिम्मेदारी दी गई। ठेकेदारों ने क्या किया कि वहाँ जो मजदूरों को लगाया, उन मजदूरों को कम मजदूरी दी। बहुत सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि मजदूरों को अपनी मजदूरी से न्यूनतम मजदूरी देना बेगार की मजदूरी या बंधुआ मजदूरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सही पाया और सरकार को आदेश दिया कि उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है उसको दिया जाए। दूसरी घटना यह है कि मानचुलुक लालुंग एक 23 साल का एक लड़का था, जिसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उस पर आरोप था कि किसी पर एक गंभीर क्षति पहुंचाई है। केस की सुनवाई जब शुरू होती है कोर्ट में, तब ये कहा जाता है कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इसीलिए इनको जेल में उपचार करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि व्यक्ति स्वस्थ है और इसकी सुनवाई किया जाए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जब वो 77 साल का हो जाता है, तब उसको जब 77 साल को हो जाने के बाद मानवाधिकार की टीम जब जेल जाती है, तो उसको वहाँ से छुड़वाती है और देखती है कि इसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है। ये 2 घटनाएँ इस बात को हमको दिखाती हैं कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, वो क्यों ज़रूरी हैं। अगर मूल अधिकार नहीं दिए जाएँगे, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स का वो बेरोक-टोक हनन होता रहेगा। इसीलिए मूल अधिकार हमारे जीवन के जीने के लिए बहुत ज़रूरी है और संविधान इसकी गारंटी भी देता है। यानी हर एक लोकतांत्रिक देशों में, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, वो संविधान के माध्यम से कुछ आधारभूत जो ज़रूरत है इंसान को, वो मूल अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है और संविधान नागरिकों को ये कानून, ये अधिकार संरक्षित करता है। किससे? किसी अन्य व्यक्ति से या किसी संगठन से या सरकार से, या सरकार का मतलब राज्य से आपको वो संरक्षित करता है। ये आपको भारतीय संविधान में प्राप्त है। अब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति कैसे हुई? आप जानते हैं कि आज़ादी आंदोलन चल रहा था। उस समय मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी और वो कमेटी मूल अधिकारों से संबंधित एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था। हालांकि उस कमेटी में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं उपस्थित थे और उनका उस अधिकारों से मतभेद भी था। फिर भी वो अधिकारों की पहला घोषणा पत्र था
जिसको भारतीय संविधान में बाद में रखा गया। इसके बाद मौलिक अधिकार, आप जानते हैं कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो संविधान स्वयं सुनिश्चित करता है। तो हम ये देखें कि भारत हो चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, ये तमाम लोकतांत्रिक देशों में मौलिक अधिकारों की बहुत ज़रूरत है और सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग में औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है अगर सरकार कोई कानून मौलिक अधिकार के खिलाफ बनाती है। अब हम मौलिक अधिकार कितने हैं? आप जानते हैं कि भारतीय संविधान जब बना था तो मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया बाद में संविधान संशोधन के द्वारा। इस तरह वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार आपको प्राप्त है, जो 12 से लेकर 35 तक इसकी विस्तृत विवेचना की गई है। पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। इस बात को भी आप लोगों को जानना चाहिए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है और भारतीय संविधान भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा जिस तरीके से आया था, वैसे ही भारत का मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के भाग 3 को जो 12 से लेकर 35 तक है उसे कहा जाता है। तो आज हम सिर्फ समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार को ही देखेंगे, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक है। यानी 5 अनुच्छेद आपके समानता से संबंधित हैं। तो पहला है समता का अधिकार यानी कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। इससे पहले मैं समता का अधिकार आप लोगों को पढ़ाऊं, 2 कहानियों को पढ़ना बहुत जरूरी है, यानी 2 घटनाओं को जानना आपको बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप और आपका कोई दोस्त किसी होटल में चाय पीने जाता है और आपको होटल का मालिक जानता है, आपके दोस्त का परिचय पूछता है और जब ये पता चलता है कि वो दलित जाति का है तो उसको अलग कप में चाय देता है और आपको स्पेशल कप में चाय देता है। इस तरीके से आप देखते हैं कि उसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो जाता है। दूसरा, अगर ये कहा जाए कि महिलाओं को पेपर नहीं पढ़ना चाहिए और प्रतिबंध लगा दिया जाए तो ये भी लिंग के आधार पे भेदभाव शुरू हो जाता है। इसीलिए भारतीय संविधान में समता का अधिकार दिया गया। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान है। इस बिंदु को इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा जो बिंदु है, कानून का समान संरक्षण सबको प्राप्त है, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये दोनों एक ही संविधान के अनुच्छेद में रखे गए हैं, यानी कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण दोनों अलग अलग देशों से लिए गए हैं और अनुच्छेद 14 में रखे गए हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 15 बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी को भी धर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या लिंग के आधार पे, महिला या पुरुष या जन्म स्थान के आधार पे, यानी आपका जन्म यहाँ हुआ है, उसका जन्म वहाँ हुआ है, इस आधार पे किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 इस बात का जिक्र करता है। अनुच्छेद 16 रोजगार में अवसर की समानता, यानी जो लोक नियोजन है उसमें बराबर का अधिकार है, यानी रोजगार में आपको समानता का अधिकार प्राप्त है, ये अनुच्छेद 16 कहता है। अनुच्छेद 17 कहता है पदवियों का अंत होना चाहिए, यानी जो की पदवी है, जो उपाधि है, इसका अंत कर देना चाहिए। और अनुच्छेद 18 कहता है छुआछूत की समाप्ति होनी चाहिए। इस तरीके से 5 अनुच्छेद आप लोगों को याद रखना है। पहला अनुच्छेद जो 14 है वो कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं और कानून का सबको समान संरक्षण प्राप्त है। दूसरा जो अनुच्छेद 15 यानी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16
यह कहता है कि रोजगार में अवसर की समता है सबको। 17 कहता है पदवियों का अंत होना चाहिए और 18 कहता है छुआछूत की समाप्ति होनी चाहिए। समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास, यानी सार्वजनिक सार्वजनिक जो स्थल हैं जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट, पूजा स्थल समानता के अधिकार पर प्रवेश देता है। जाति, नस्ल, रंग, लिंग, धर्म, जन्मस्थान के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 16 का 4 कहता है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों और पदों में आरक्षण के प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। आप लोग इस चीज को भी जान लीजिए कि जब हम बात करते हैं समानता की और कहते हैं कि सभी समान हैं, तब हम आरक्षण की वकालत क्यों करते हैं और आरक्षण क्यों देते हैं, इसको भी संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यानी अवसर की समानता, यानी सबको बराबर का अवसर मिलना चाहिए। जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको भी बराबरी में लाने का काम सरकार को है। इसीलिए अनुच्छेद 16 का 4 स्पष्ट प्रावधान के साथ इस चीज की वकालत करता है कि सरकार को शैक्षणिक रूप से या जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में एक चीज लिखी, दो बातें लिखी गई हैं, यानी प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। यानी सबको समानता का अधिकार दिया जाएगा। अवसर की समानता का अधिकार ही यह है कि सभी को समान अवसर मिले। लेकिन जब समाज में तमाम विषमताएं हैं, यानी कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी को ज्यादा अधिकार है, किसी को कम अधिकार है, इस आधार पे अगर असमान हैं तो उनको अवसर की समानता तभी मिल सकेगी जब उनको कुछ विशेष रियायत दिया जाए। इस तरीके से संविधान ये स्पष्ट करता है कि बच्चों, महिलाओं, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं, निर्णय लागू कर सकते हैं। आपने नौकरी, स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा। अनुच्छेद 14 साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में आप नहीं दे सकते। यदि आप संविधान की भावना देखें तो पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए जरूरी है। इस तरीके से हमने समानता के अधिकार को पढ़ा। इसका विस्तार से हम समानता के अधिकार को जानेंगे जब हम यूपीएससी की क्लास को पढ़ाएंगे एक बेहतरी से, तब हम उसको जानेंगे। कल हम इसके अगले जो अधिकार हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है, उससे संबंधित बातों का उल्लेख करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए और जो इस चैनल में नए हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए। जैसे इस वीडियो का अपलोड होगा आप लोगों के बीच नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देख